नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हिंदी वाली साइंस की। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर है, उसको देख लेते हैं। अध्याय 3 का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। यानी बेसिकली इसमें हम फूड के बारे में, भोजन के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं सुभाषित, नई पुस्तक में ये जोड़ा गया है। संस्कृत हमें थोड़ा बहुत पढ़नी आती है, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। कौरुक कौरुक कौरुक, हित भुक हित मित भुक, भुक और ऋतु भुक। इस सुभाषित का मतलब क्या है देख लेते हैं हम। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। निरोगी मतलब जिसको रोग नहीं होता, जो स्वस्थ होता है, उसको निरोगी बोला जाता है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से एक क्लास शुरू होती है। आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, अन्नेन जातानि जीवन्ति। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसी पर बेस ये पॉइंट यहाँ पर सब लिखा गया है। हम शुरू करते हैं। ठीक है, मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर नोटिस चिपकाई जाती है, और साथ ही साथ कभी कभी आज का विचार ऐसे करके होता है, जो वो पढ़ते हैं लोग। आज का विचार अन्नेन जातानि जीवन्ति है, पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है। यानी अच्छी जो उक्ति होती है, अच्छी लाइन जहाँ लिखी होती है, उसको सूक्ति बोला जाता है, जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आहार मतलब भोजन। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या खाते हैं, पहला टॉपिक है क्रियाकलाप। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। मतलब भोजन ऐसी चीज़ है, अनिवार्य घटक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भोजन को चाह कर भी हटा नहीं सकते, वरना हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो एक तालिका नीचे दी गई है। आप हर दिन कौन सा भोजन खा रहे हैं या खाएंगे, इसको आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। ठीक है, और अपने आप दोस्तों से भी कह सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। आगे पढ़ते हैं हम। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक समय पे मतलब केवल दाल रोटी या दाल चावल रोज़ नहीं खाते हैं। कभी पनीर बनवाते हैं, कभी मशरूम की सब्जी बनाते हैं, कभी टमाटर की सब्जी बनाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का खाते हैं। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तो आप पाएंगे कई सारे दोस्तों के वहाँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे वहाँ दाल चावल रोटी यही सब बनता है ना, तो कुछ समानताएं आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा खाया जाता हो, क्या पता आपके वहाँ दही खाया जाता हो, किसी के वहाँ छाछ पिया जाता हो, है ना, दूध, क्या पता कि किसी के घर में 2 गिलास सुबह और शाम होता हो, क्या पता आपके वहाँ केवल रात में होता हो। तो ऐसे भिन्नता आ सकती है। तालिका का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना है। करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। अलग अलग प्रकार के लोग भोजन करते हैं। मान लीजिए मैं लखनऊ का हूँ और लखनऊ में कोई असम का आके बसा हुआ है, तो लखनऊ का खाना भी खाएगा और वो असमिया खाना भी खाएगा। ये आप समझ रहे होंगे बात। पंजाब से आया तो पंजाबी वाला खाना खाएगा, है ना, मक्के की रोटी, सरसों का साग, है ना, और लस्सी वगैरह। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं? तो बिल्कुल पाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के आहार। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाए जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें, यानी जो लाइब्रेरी में बुक्स रखी हैं अलग अलग, वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, उनके साथ कौन रहता था ना, आसपास के लोग जो रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं आप कहाँ के हैं, वहाँ क्या खाया जाता है। ऐसे अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्र लिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हो सके तो थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिए, ये लाइफ में थोड़ा बहुत काम आता है। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ, यानी जो हम खाते हैं अपने दैनिक रोज़मर्रा के जीवन में। जैसे पंजाब में मक्का, जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं वो कौन सी है? मक्का है, गेहूँ है, चना है, दालें हैं।
खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। ये पराठा, एक बार मैं पंजाब गया था तो वहाँ पराठा वगैरह खूब बिकता है ना, सब्जी के साथ में, छोले के साथ में। पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, दूध और चाय हो गया। आप देखिए कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल ये सब होता है, वहाँ पर स्थानीय फसलें उगाई जाती हैं। खाए जाने वाले कुछ खाद्य पारंपरिक पदार्थ हैं, वो कौन से हैं? इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम और चावल। और यहाँ पेय पदार्थ छाछ, कॉफ़ी, चाय वहाँ पर उस साउथ इंडिया में नॉर्मली पिया जाता है। मणिपुर में जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं वो चावल है, बांस है और सोयाबीन है। अगला है खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं चावल, इरोम्बा यानी चटनी, ऊती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू, कांगसोई। ये कहाँ का है? मणिपुर। और यहाँ पे है बिना दूध की चाय यहाँ पी जाती है। और ऐसे ही अन्य आप देख सकते हैं। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कुछ एरिया के कुछ और तरह के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ एरिया के कुछ और तरह का। जैसे लखनऊ वाले कुछ और खाते हैं, ठीक है, अहमदाबाद वाले कुछ और खाते हैं, मणिपुर वाले कुछ और खाएंगे, ऐसे होता है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस करिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य के विशेष में ही खाए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। अगला देखते हैं, आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। इसका मतलब बेसिकली ये है, मान लीजिए हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा रोटी के साथ सब्जी, रोटी के साथ दाल या दाल के साथ चावल, ये सब बहुत खाया जाता है। ऐसे ही कोलकाता वगैरह साइड में क्या होता है, क्योंकि वो पानी के साइड वाला एरिया है, तो क्या होता है, यानी बे ऑफ बंगाल वगैरह है, तो वहाँ पर मछली चावल खूब सारा होता है, तो खूब खाया जाता है। आप समझ रहे हैं ये बातें, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु पाई जाती है। तो मृदा और जलवायु अलग अलग होती है, इसलिए क्या होता है, जो फसलें भी होती हैं अलग अलग उगाई जाती हैं या उगती हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। तो बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई, ये देखते हैं। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं? तो बिल्कुल हो गई हैं। आपने देखा होगा पहले हम लोग रोटी दाल चावल ही खाया करते थे, आज मोमोज, चाउमीन, ना जाने क्या क्या चीज़ें आती हैं, नूडल्स आते हैं, है ना। और तरीके भी बदल गए हैं, पहले चूल्हों पर बनता था, आजकल गैस स्टोव्स, अवन वगैरह आ गया है ना। आप जानते हैं इसके विषय में, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, अपने वयोवृद्ध यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनसे, वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना है तो कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं, यानी आप कुछ प्रश्न रखिए कि आपको क्या क्या पूछना है। जैसे किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं, ये उनसे पूछना है। पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं, ये उनसे पूछना है, तो वो सारी चीजें बताएंगे। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं, यानी कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये बदलाव आया है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार ले, यानी इंटरव्यू ले, उनसे कुछ पूछे कि दादा या दादी, है ना, अंकल ये कैसे होता है, आंटी ये कैसे होता है, ये सब पूछना है। पारंपरिक ये चूल्हा, पहले ऐसे खाना बनाया जाता था, आजकल कुछ आधुनिक गैस चूल्हा आ गया है, अब और भी थोड़ा हम आधुनिक हो गए हैं। ये सिलबट्टा है, यहाँ पर कुछ पीसा जाता था जैसे नमक वगैरह, और ये इलेक्ट्रिक क्या ग्राइंडर आ गया है, अब इसमें सारी चीज़ें की जाती है। समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन, पाक पद्धति मतलब जो खाना बनाने की विधि होती है ना, कुकिंग मेथड वगैरह आप कह सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियां जिन्हें पाक पद्धतियां कहा जाता है समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है, ठीक है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। ये रहा चूल्हा, ये जो आपको मैंने बताया ऐसे गाँव में यूज़ किया जाता है, और अब ये यूज़ होने लगा है।
तो चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। चित्र 3.1 का में दिखाया गया। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, लेकिन इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी विद्युत चालित पिसाई मशीन जो होती है उसका उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन है। तो कम्युनिकेशन संचार साधन अच्छा हो गया, बेहतर परिवहन हो गया, तकनीकी विकास होगा, हम लोगों ने इनोवेशन किया है ना, नई नई मशीनें खोजी बनाई, तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब देखते हैं भोजन के घटक क्या हैं, यानी ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं भोजन के जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव, ठीक है, फूड फेस्टिवल होता है ना, वो एक चीज बोल रहा है यहाँ पर, देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ये देखिए यहाँ लिखा है ईट हेल्दी लिव हेल्दी। तो देखिए यहाँ पर एक जो आपका यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई महोत्सव है, यहाँ पर राजस्थानी खाना है, इधर गुजराती है, इधर असमिया है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और देखिए यहाँ पर खाने गए हैं, ठीक है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, यानी दुकानें टाइप की। पोषण विशेषज्ञ हैं एक, उनका नाम क्या है, डॉक्टर पोषिता, विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम क्या है, स्वास्थ्य ही परम धन है, ठीक है, यानी हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें ताकत नहीं रह गई है। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ताकि उसको एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज के बारे में ये अच्छी चीज है, तुरंत आपको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और ग्लूकोज में होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, और ये कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं एक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, ये पोषक तत्व होता है। अब देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, यानी कई सारे जो ऊर्जा के हमारे स्रोत है उसमें से कार्बोहाइड्रेट काफी प्रमुख है, प्राथमिक है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, ध्यान रखिएगा पॉइंट यहां से, जो भी जितनी भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। गेहूं, चावल और मक्का, साग भाजी यानी सब्जियां हरे पत्तेदार या ऐसे भी, जैसे आलू और शकरकंद, तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा। केला हो गया, गन्ना हो गया, आलू, शकरकंद, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, अनानास, इनमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें चीनी वगैरह होती है, ठीक है, नट्स होते हैं, गुड़ होता है, आटा घी होता है, तो जिससे क्या होता है, फैट वगैरह हमको मिलता है, तो तुरंत हमें ताकत मिल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा गाँव में भी लोग क्या करते हैं, लड्डू वगैरह गुड़ वगैरह निकाल के आपको देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुरंत ऊर्जा दे देते हैं। लड्डू की मुख्य सामग्री क्या होती है? बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे, नट्स होते हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर घी और विभिन्न प्रकार के जो तेल होते हैं, यानी जो तैलीय पदार्थ होते हैं, उनको एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक समूह के रूप में रखा जाता है। उनको क्या बोलते हैं? वसा बोला जाता है। इसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं, ठीक, फैट। ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नहीं कुछ कह रहा है। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो फैट होता है हमारे शरीर को गर्म भी रखता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं, यानी कि जो फैट हम लेते हैं वो हमें जंतुओं से भी मिलता है और कुछ पादपों से मिलता है। पादप का मतलब होता है ट्रीज, पेड़, है ना, प्लांट से मिलता है। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे जो मेवे होते हैं, तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज जो होते हैं, इनमें भी वसा होती है, मतलब फैट होती है, इनसे तेल वगैरह मिलता है। तो ये किसके स्रोत हैं? ये हैं आपके पादप के, ठीक है, यानी पेड़ों से मिलता है, पौधों से मिलता है। अगला देखते हैं, अब यहां पर देखिए कुछ वसा के समृद्ध पदार्थ हैं, देख लीजिए। ये मक्खन हो गया,
पिस्ता हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, अखरोट हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, दही, बादाम, ये सब किसके स्रोत हैं? वसा यानी फैट के। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, ऊर्जा कहां से मिलती है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो वसा होता है फैट, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इस कारण से इन्हें ऊर्जादायी भोजन का नाम दिया गया है, यानी ऊर्जादायी भोजन को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड, EGF आप कह सकते हैं, EGFs, एनर्जी गिविंग फूड। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, ठीक है। वसा जो हमारे अंदर रहता है वो ऊर्जा देता है। अब यहाँ पर देखिए, ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है, यानी ध्रुवीय भालू है तो जैसे हमारी स्किन होती है, इसके स्किन के नीचे बहुत सारे फैट होता है ना, तैलीय पदार्थ होता है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है, या उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि यानी शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। मतलब वो जब कई दिनों तक सोते हैं तो उनको क्या होता है, बहुत सारा उनको जो त्वचा के नीचे उनके जो वसा है वो उनको ताकत देता रहता है, ध्रुवीय भालू को। अब देखिए, प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पादन और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं उन्होंने देखा होगा प्रोटीन वगैरह काफ़ी खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे क्या करता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है, डेवलप करता है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत जो हैं, यानी कि जो पेड़ों से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो कौन सी है? दालें, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है इसमें, ठीक है। फलियां हो गई, मटर खाते हो, मेवे, नट्स खाते हो, उसमें भी होता है। प्रोटीन के कुछ जंतु के उदाहरण जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस, इसमें भी क्या होता है? बहुत प्रोटीन होती है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। आपने देखा होगा, आपको चोट लग गई तो घाव भरा, वो कैसे भरा? प्रोटीन की वजह से मरम्मत करता रहता है, टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता रहता है। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है इनको, बॉडी बिल्डिंग फूड्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पादप स्रोत हैं, यानी जो पेड़ों से मिलता है, मूंग, चना, मटर, राजमा, अरहर दाल, सोयाबीन, इन सबको खाया करिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि हमेशा आप कम से कम एक छोटा जो आप कह सकते हैं कटोरी होती है उस पर दाल जरूर खाएं, मतलब ऐसा स्रोत जरूर खाएं जिसमें प्रोटीन हो, बहुत ज़रूरी होता है। और जंतु स्रोत हैं कुछ, मुर्गे का मांस, दूध, पनीर, अंडा, मछली, ये सब हो गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं, बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। यही बात अभी हमने आपसे कही थी। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? आप पता लगा सकते हैं क्या क्या आप खाते हैं। क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, है ना, UPSC PCS वगैरह में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये अधिकतर अंधेरे और जहाँ नमी होती है वैसे स्थानों पे उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों को के महत्व को समझ सकते हैं। तो अध्ययन 1 में देखिए, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान जो नाविक होते थे, सेलर होते थे, अक्सर मसूड़े में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। यानी कि देखते थे कि उनके रक्तस्राव हो रहा है मसूड़ों से और सूजन हो रही है। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के एक चिकित्सक हैं जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू, संतरा का सेवन नहीं किया है वे इस रोग से पीड़ित हो गए हैं। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग का लक्षण होता है, यानी विटामिन सी उन्होंने अच्छे से नहीं खाया होगा। तो क्या कारण रहा कि मसूड़ों से ऐसी दिक्कत हो गई, है ना, फूल गए। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरों में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायक होता है या सहायता करता है। अब अध्ययन 2 देख लेते हैं। पहले में हमने क्या देखा? स्कर्वी रोग, और उसका इलाज क्या था? विटामिन सी जैसे नींबू, खट्टे पदार्थ खाएंगे, है ना। अध्याय 2 में देखिए, अध्ययन 2 में 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। यानी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के ऐसा हो रहा था जैसे इस लड़की की है, ठीक है।
गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा नामक रोग का लक्षण है। गॉइटर आपने सुना होगा, है ना। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, यानी कि जो खाना भोजन ले रहे थे उसमें आयोडीन नहीं था, इस वजह से इनके घेंघा रोग हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आपको ध्यान होगा, कोई अगर 10 साल पहले, है ना, डीडी नेशनल देखा करता होगा तो आयोडीन युक्त नमक का बहुत प्रचार आता था। अभी भी आई थिंक जब आप देखते हैं पैकेट वगैरह तो उस पर लिखा रहता है, प्रचार आई थिंक अलग से नहीं आता, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, भारत में भी बहुत जागरूक हो गए हैं, कह सकते हैं जागरूक हो गए हैं। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। तो अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला ये देख लेते हैं। आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में, यानी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको आयोडीन मिलाकर उसमें दिया जाता है, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए भाई, किसी की मेहनत देखनी चाहिए वास्तव में, मैं तो ये कहता हूँ, है ना कि दिखावा चिल्ला के। हाँ, हेलो आपका स्वागत है, मैं आपके लिए ये लाया हूँ, वो सब दिखावा ना है। जो मेहनत वास्तव में करते हैं उनको आपको समझना चाहिए, है ना। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति, कौन सी जनजाति है? नमक की खेती करते हैं, इनका नाम क्या है? अगरिया, ठीक है, आगे रहते हैं, नमक की खेती में आगे रहते हैं, इसलिए नाम इनका अगरिया है, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है, यानी बहुत प्राचीन समय से उनके दादा परदादा ऐसे चलती चली आ रही है, आप ऐसे कह सकते हैं। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं, गुजरात में, ठीक है। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो मेहनत को सलाम करना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को, है ना। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम देख सकते हैं क्या चीज़ें हम करते हैं, क्रियाकलाप क्या है, आइए सर्वेक्षण करें, ठीक है। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन और खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है ना। ट्राई कर सकते हैं आप ये सब कैसे, जैसा कि इसमें बताया गया है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि आपके में ये समस्या है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ चुके हैं ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप इनको दिखा लीजिए। आप देखिए, हम देख लेते हैं भोजन के घटक एक साइड में दिए गए हैं, यानी विटामिन या खनिज, कौन सा विटामिन है और इसका कार्य क्या होता है, स्रोत क्या है, ठीक है। अभावजन्य रोग या विकार, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं उस रोग के, ठीक है। तो हम बार बार ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर बार बार नहीं आप स्क्रॉल कर सकते हैं ना, स्क्रॉल अप नहीं कर सकते हैं। विटामिन ए आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए पपीता, गाजर, आम, दूध इसमें पाया जाता है। और दृष्टि का ह्रास या क्षति होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो दृष्टि बाधित हो जाते हैं, आप कह सकते हैं कुछ देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। दुर्बल दृष्टि हो जाती है। अंधेरे या रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसको रतौंधी बोलते हैं, यानी अंधेरे में कम दिखाई देना, है ना। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना भी बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से, है ना। अगला देख लेते हैं, विटामिन B1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। विटामिन बी फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज मतलब जो समूचे अनाज होते हैं, जैसे आप चने खाते हैं ना, तो चने संपूर्ण खाएं, मतलब छिलके के साथ खाएं, वही संपूर्ण अनाज बोल रहा है, ठीक है। दूध से बने पदार्थ, और उसके बाद देखिए बेरी हो गया, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी इसके कारण होता है बेरी से। उसके बाद देख लेते हैं
विटामिन सी शरीर को रोगों से बचाता है, यानी हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे बचाने के लिए विटामिन सी हम खाते हैं, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी में यूज़ होता है। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इन सब में, हरी मिर्च में भी पाया जाता है। कई सारे लोग देख लीजिए, इस पॉइंट को याद रखना। अब आप कहेंगे तो खट्टे पदार्थ नहीं, लेकिन हरी मिर्च में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होती है, ठीक है। स्कर्वी रोग इसकी वजह से हो जाता है, जब कि हमने अभी देखा था, है ना, जो नाविक में हुआ था। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है अगर विटामिन सी की कमी होती है आपके में। अगला है विटामिन डी, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। सूर्य के प्रकाश में एक्चुअली मिलता नहीं है, उससे हमारी बॉडी है वो बनाता है। क्या बनाता है? विटामिन डी। दूध में होता है, मक्खन में होता है, मछली में होता है, अंडा में होता है। रिकेट्स रोग होता है जिससे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाना होता है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है कैल्शियम, है ना, इसीलिए दूध पीते हैं हम लोग। दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर, ये सब खाना चाहिए। अस्थि और दंत क्षय होने लगता है ना, दांत वगैरह क्षय होने लगता है ना, आप कह सकते हैं भुरभुरा कर धीरे धीरे घिसने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ऐसा होता है। दुर्बल अस्थियाँ, दंत क्षय होने लगता है, दांतों का ह्रास होने लगता है। आयोडीन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल, ये सब होता है। घेंघा, ग्वाइटर बोलते हैं, ये हो जाता है। गर्दन के अग्रभाग में सूजन आ जाती है। एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि आप लोगों के साथ हम भी थोड़ा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते समय हम कुछ चीज़ें याद करने की ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ें याद करते जाए। तो आयोडीन जो है शारीरिक के साथ साथ मानसिक क्रियाओं में भी सहायक होता है। तो ये मानसिक वाला मुझे पॉइंट नहीं पता था, शारीरिक तो पता था, आप भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आयोडीन होता है वो शारीरिक तो हेल्प करता ही है, मानसिक रूप से भी हेल्प करता है, ठीक है। आयरन यानी लौह तत्व जो होते हैं रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हरे पत्तेदार साग सब्जियों में पाया जाता है, चुकंदर, अनार में पाया जाता है, ठीक है। खून की कमी, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, इसकी वजह से अगर ये कमी होती है एनीमिया हो जाता है, यानी दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अब हम देखते हैं चित्र डैश में, यानी कि चित्र 3.5 से आपने यह सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D और खनिज जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं। जैसे अगर आप विटामिन ए खाना चाहते हैं तो क्या क्या खा सकते हैं? दूध पी सकते हैं, आम में बहुत मात्रा में होता है, गाजर में होता है, पपीता में होता है। तो आम, नई चीज़ें आपके लिए कौन सी है, ठीक है, जैसे कि आम और पपीता, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला है विटामिन B1, जैसे अलसी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए, पनीर हो गया, गेहूं हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, इसमें B1 होता है, विटामिन B1। उसके बाद आता है विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, टमाटर में भी होता है, संतरा में होता है, आंवला में होता है, नींबू, हरी मिर्च में होता है, अमरूद में होता है। उसके बाद विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, अंडा, मछली, दूध, मक्खन और खाद्य मशरूम, जो मशरूम खाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं, ठीक है। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, यह सुरक्षा देते हैं किसको? विटामिन और खनिजों को। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यद्यपि विटामिन और खनिज की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है? आपने देखा होगा, सब्जियां पकती हैं, मान लीजिए भिंडी पकी या फिर बैंगन पका, तो जब पकता है तो कलर खो दिया तो क्या होगा? कुछ न्यूट्रिएंट्स गर्म करने पर गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जलाकर कोई चीज़ खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। रंग खो देता है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण बहुत ज़्यादा आग में अगर उसको जलाएंगे, भपाएंगे तो क्या होता है? उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी, कोई चीज़ गर्म करने पर विटामिन सी चली जाती है, ठीक है। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ मात्रा
कुछ से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आगे ही पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। इसका मतलब कह रहा है कि आप जैसे क्या करते हो, कई सारे लोग क्या करते हैं, आलू जैसे खरीद के लाएं, अच्छा आलू, बड़े आलू, उसको काटने के बाद धोते हैं। ऐसे होता क्या है, ऐसे ये होता है कि इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं वो धुल जाते हैं, ठीक है। इसलिए पहले अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद काटिए और फिर उसके बाद मत काटिए, उसी को पकाइए, ये कहने का मतलब है। अगला देखते हैं, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। सारे जो पोषक तत्व हैं पौधों जंतु से नहीं मिलते, कुछ चट्टानों से, समुद्र जैसे नमक हो गया है ना, समुद्र के पानी से मिलता है। अगला देखते हैं, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। अब देखते हैं, फल और साग आहारीय रेशे यानी फाइबर से भरपूर होते हैं। जो फल और साग सब्जियां होती हैं ना, उनमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है। अब ये फाइबर क्या होता है, तो बेसिकली आप समझ लीजिए फाइबर एक ऐसा ऐसी चीज़ होती है जो हमें एनर्जी तो नहीं प्रदान करती है, लेकिन ये वेस्ट को यानी मल को बाहर निकालने में मदद करती है आसानी से। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, एक नया शब्द है, आहारीय रेशे मतलब फाइबर, है ना, रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। या हमारे शरीर को अनपचे यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो है ना, पचा नहीं होता है, आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो रुक्षांश या फाइबर पाया जाता है मुख्य रूप से पादप वाले जो होते हैं, फल सब्जियां हो गई, हरेदार पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनमें होता है। जैसे हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। दाल वगैरह खाते रहिए। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे पता चला है, समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी, ताकि जब वो वेस्ट निकालती हैं तो अच्छे से निकल सके, है ना, वही चीज़ है। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। अगला देखते हैं, जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है, ध्यान रखिएगा, यानी न्यूट्रिशंस में ही इंक्लूड किया जाता है। भले ये एनर्जी नहीं देता है पानी, ठीक है, यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, शरीर को देता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या? पानी। इसलिए ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक वैज्ञानिक का परिचय है, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या नाम है? कोलुथुर गोपालन, 1918 से 2019 ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। पोषण वही मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करना या मिलना चाहिए, इस पर स्टडी करना, इसके लिए ये जाने जाते हैं, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की, ठीक है। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील, आपको याद होगा, 2002 में लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी जो स्कूल हैं और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वहाँ पर संतुलित आहार उपलब्ध कराना होता है, यानी अच्छे अच्छे पोषक तत्व वाले खाने उपलब्ध कराना होता है ताकि बच्चे खा सकें। और इसका एक ये भी उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में बहुत गरीबी रही है, आज भी है, हालत अभी भी बहुत गंभीर है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, बार बार हम कहते हैं। तो क्या हुआ, स्कूल जाएं बच्चे, इस वजह से भी सरकार ने ये चीज़ शुरू की थी। जब अच्छा खाना मिलेगा तो हो सकता है बच्चे जाएं, और थोड़ा सा चेंज मिला, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला। बहुत सारे गांव के लोग देखा होगा आपने, वो स्कूल भी जाने लगे क्योंकि उनको खाने पीने को वहाँ पर मिलता है। अगला देखते हैं, इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अब देखते हैं भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं है, आयोडीन है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, इसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड, इसको स्टार्च बोलते हैं, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज के बारे में देखा था है ना, कार्बोहाइड्रेट, वैसे ये मंड भी होता है, स्टार्च। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। यानी जैसे वसा यानी फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे होता है। आइए जाने कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा यानी फैट और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए मंड यानी स्टार्च के लिए परीक्षण क्या है। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू का एक टुकड़ा हो गया, खीरा हो गया, रोटी या ब्रेड हो गया, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल यानी नारियल का जो बुरादा है वो ले। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। ओके, जैसे कि इन बच्चों ने लिया हुआ है, यहाँ पर तो आलू लिया है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। यानी जो आपने कुछ चावल लिया और मूंगफली लिया और कुछ लिया, वो अलग अलग रखिए। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन यानी कि तरल आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन लीजिए है ना, जिसमें घुला हुआ हो, पानी जैसा हो, वो उस डालिए। विलियन की 2 से 3 बूंदें किस पे डालिए। जैसे कि ये लोग किस में डाल रहे हैं, आलू, कटे आलू पर डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मंड यानी स्टार्च होता है। तो क्या होगा, उसका जो रंग होगा, जैसे आप डालेंगे उसका रंग कैसा हो जाएगा, काला या नीला काला हो जाएगा। ठीक है, नीला और काला जैसा हो जाएगा। यानी ये शो करेगा। अगर ऐसा हो जाता तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट है। वसा के लिए परीक्षण कर सकते हैं। फैट कैसे, फैट वाला थोड़ा सा इजी है। ठीक है, देखते हैं। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें, उसी में से एक और मात्रा लीजिए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। यानी आपने कुछ और लिया था, 2 3 4 चीजें ली, अलग अलग छोटे छोटे कागज पर रखिए और फिर क्या करिए, खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटिए और उसे दबाएं, उसको ऐसे मसलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका कागज फटने ना पाए। यदि खाद्य पदार्थों में कुछ पानी है तो कागज को सूखने रख दें। यानी कि अगर कुछ उसमें पानी लग रहा है तो उसको सूखने के लिए रख दीजिए। थोड़े समय के बाद अगर ऐसा लगता है कि उसमें धब्बा जैसा आ गया है, ठीक है, तेलीय धब्बा आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए उसमें फैट होता है। यही बात यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में होते हैं, आपने समोसे खाए हैं जैसे कि कागज में रखे, तो आपने देखा होगा कागज में धब्बे पड़ जाते हैं तेल के, यानी तेली, यानी ये पता चलता है कि वो फैट है, यानी वो तेल है, तेल से बना हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही? यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब देख क्या लिखा है, क्रियाकलाप। प्रोटीन के लिए परीक्षण क्या होता है, आइए देखते हैं। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण के लिए दिए गए जो खाद्य पदार्थ हैं उसी को लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मसूल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना ले, है ना। मोडोल एंड पेसल जो होता है ना, उसको उसकी सहायता से उसको कूट लें। ठीक है, अब सावधानी क्या है, ये रसायन हानिकारक हैं जो आप यूज करने जा रहे हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो जल्दी से पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें या उसको सूंघे ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। जैसे कि ये परख नली एक यहाँ पर एक देखिए टीचर हैं कर रही हैं, यहाँ पर ये वाली है ना, इसमें डालें। फिर क्या होगा, प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में क्या डालना है आपको, कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, 2 बूंदे डालें। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदे डालें, जैसे कि चित्र में बताया गया है। ठीक है, परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ही ऐसे रहने दें, छोड़ दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपने क्या देखा, क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दिखाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी अगर बैंगनी हो जाता है तो समझ लीजिए उसमें प्रोटीन है।
अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? बेसिकली आपको एक चार्ट टाइप का बनाना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें यही चीज़ आपको बताना है कि स्टार्च किस में है, वसा किस में था, स्टार्च और वसा किस में था, प्रोटीन किस में थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करना है। अब आप लोग पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आता है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। ये क्या होता है? क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? नहीं भाई, बच्चों के लिए थोड़ा अलग खाना चाहिए, प्रोटीन वगैरह न्यूट्रिशन कुछ ज़्यादा ही चाहिए, है ना। हम लोग अगर एक दिन ना लें तभी परेशान हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो मैनेज कर लेते हैं, हम फिर खा के प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे अलग भोजन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं तो आपको एनर्जी गिविंग फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है ना। यही चीज़ है। क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। देखिए, आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग यानी आप जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं, किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। ठीक है, यह जांचें कि प्रत्येक आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं तो जांचें यानी पता करें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली एलिमेंट्स उसमें नहीं है जो हमें उसमें आवश्यक है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में होते हैं, उसे संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी उसमें जल भी हो, रुक्षांश फाइबर भी हो, पोषक तत्व हो यानी कि विटामिन हो, है ना, मिनरल हो और फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारी चीज़ें हों, उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, ये आपको बताना है। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। अब देखते हैं, ये एक तरफ भुने हुए चने हैं और आलू के चिप्स हैं। तो आपने देखा होगा कुछ पैकेट्स में ऐसे लिखा होता है, ऊर्जा 536 है ना किलो कैलोरी, वसा 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम, प्रोटीन, आहारी रेशे, ऊर्जा इसमें है, इतना लिखा हुआ है, वसा इसमें है, कार्बोहाइड्रेट इतनी है, प्रोटीन इतने हैं और आहारी रेशे हैं। आप इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनको देखिए और इसके हिसाब से आप बताइए कौन सी चीज़ आप खाएंगे। ऑब्वियसली बात है, आप टेस्ट को अपने यहाँ से हटा दीजिए। मतलब टेस्ट वाला पॉइंट बेस मत रखिए। अगर आप न्यूट्रिशंस की वजह से चलेंगे तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, आपको देखना है। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। ठीक, कैलोरी मतलब जो ऊर्जा प्रदान करती है ना। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होती है, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है, जिसमें विटामिन अच्छी मात्रा में नहीं होती या प्रोटीन नहीं होती है, ये सब नहीं होता तो उसको जंक फूड बोलते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स हो गए, टॉफ़ी हो गई, कार्बोनेटेड पेयजल यानी कि कार्बोनेटेड पेयजल यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक हो गई, है ना। क्या तू कर सकता है? ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे एक्टर होते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो खुद नहीं पिएंगे, आप लोगों को प्रेरित करेंगे पीने के लिए। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हम भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, कार्बोनेटेड पेय हम भी पीते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आजकल थोड़ा जंक फूड भाई अब खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा ना, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप में देखते हैं 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? तो एक है हमारे वहाँ FSSAI, ठीक है। पैकेट के बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है यानी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है उसको ऐड करना। मान लीजिए आप चने का एक पैकेट बेच रहे हैं तो उसमें आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है, उसको ही फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व तो मिलाए जा रहे हैं, उसी को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। उसके बाद मिलेट यानी कि मोटा अनाज के बारे में है ना बात की गई है, श्री अन्न के बारे में बात की गई है, इस पर खूब चर्चा हुई, मोदी जी ने खूब बोला है ना, इसको बढ़ावा भी दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेट मोटा अनाज यानी पोषक अनाज बोला जाता है। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं यानी हमारी ये भारत देश की हैं, ठीक है। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न यानी मिलेट कहा जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? आप लोगों ने खाए हो तो बताइए, इसको क्या बोलते हैं? बार्नयार्ड मिलेट, ये सांवा है। अब आगे देखते हैं। कदन्न छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये पोषक अनाज भी होते हैं, बहुत सारे इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो हमारा संतुलित आहार अभी हम लोगों ने देखा था ना, बैलेंस डाइट, उसको खाने के लिए आप अगर थोड़े मात्रा में ही अगर एक कदन्न खा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्रोत आपको मिल जाता है न्यूट्रिशन वैल्यू का, ठीक है। खाद्य मेल यानी फूड माइल क्या होता है? खेत से हमारी थाली तक। तो आप खाना हमारे पास ऐसे तो आ नहीं सकता है ना, उठ के आया खेत से आ गया, बहुत सारी प्रोसेस इसमें लगती है तब हमारे थालियों में खाना आता है। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद, अंकुरित मतलब खिलने के बाद, जैसे बाली लग जाती है उसको अंकुरित होना बोलते हैं ना, वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर। अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, खेतों में किसान द्वारा गेहूं लगाया गया, फिर अनाज की मड़ाई और ओसाई हुई, फिर इसको क्या किया गया, बोरियों में पैक किया गया, फिर इसको मशीनों तक ले जाया गया, वहाँ पीसा गया, फिर एक खुदरा दुकानों तक पैकेट में है ना पैक करके आया, फिर उसके बाद आप खरीद करके बनाते हैं और थाली बनाते हैं भोजन के, ठीक है। रोटी की कहानी खेत से थाली तक। अब देखिए, गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मिल यानी फूड माइल कहा जाता है, ठीक है। खाद्य मिल कहाँ से चलकर कहाँ तक आया भोजन, वही उसी को फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मिल को कम करना महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा दूरी ना हो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इससे लागत बहुत ज़्यादा आती है, और दूर होगा तो क्या होगा, हमारे जो ट्रैक्टर ट्राली है वो बहुत ज़्यादा चलेंगे, और ज़्यादा चलेंगे तो प्रदूषण होगा, है ना। तो उससे कम करने के लिए खाद्य जो मील है, फूड माइल जो है वो कम होना चाहिए, और कम करने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है, और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। ताज़ा क्यों? क्योंकि बहुत दूर होगा तो 4-5 दिन लग जाएगा, तब तक सामान में थोड़ा सा आपने देखा होगा घर में रखा हुआ खाना सड़ने लगता है कुछ दिन में, तो जितनी जल्दी आ जाएगा मार्केट में लोग कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ताज़ा रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुँचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा, टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है, ये आप बता सकते हैं। और अगला लास्ट पॉइंट है, स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। धन्यवाद आप सभी का, है ना। ये पूरी वीडियो देखने के लिए ये पूरी क्लास हो गई, और मैंने सोचा है जो प्रमुख शब्द हैं इनकी क्लासेस ही अलग कर देंगे, अगर मतलब एग्जाम्पल देकर अलग से समझाना अच्छे तरीके से,
आप कह सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू हम आपको समझा देंगे, इसकी प्लेलिस्ट ही अलग बना देंगे। तो आज की ये वीडियो खत्म हुई, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पार्ट 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार।